सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। कातिल के बाजू आज तोड़ दिए न्यायालय ने, धज्जियां उड़ा दी। हमारे हक में नहीं है, हम उसको नहीं मानते हुए आगे हमारे फैसले के लिए और इंसाफ के लिए हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। हमें खबर लगी तो दुख तो हुआ है। तो चैलेंज करेंगे इस ऑर्डर, चैलेंज करेंगे। केवल जहाँ धर्म का उपयोग नफरत के लिए किया जाता है वही आतंकवाद का जन्म होता है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। हिंदू आतंकवाद में आपकी सरकार के जब मुसलमान आतंकवाद हम कहते हैं तो हिंदू आतंकवाद कहने की मजबूरी हो जाती है। मिलिट्री ग्रेड RDX वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहाँ से आया? हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी है। दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं। नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट पर NIA कोर्ट का फैसला आज आ गया। इस फैसले ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी ही नहीं किया, बल्कि NIA कोर्ट का यह फैसला उस नैरेटिव के खिलाफ भी एक जजमेंट है जिसमें उस समय की UPA सरकार के गृह मंत्रियों ने भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। बीजेपी लगातार अब इस मुद्दे पर हमलावर हो रही है और कह रही है कि भगवा और हिंदू आतंकवाद कहने पर माफी मांगो। आप याद कीजिए कैसे जिहाद के नाम पर होने वाले आतंकवाद का मजहब नहीं होने का दावा करने वाले कुछ लोग आतंकवाद को RSS, बीजेपी और हिंदुत्व से जोड़ रहे थे। सवाल यह है कि क्या यह सब राजनीति की वो साजिश थी जहां विरोधी विचारधारा को आतंकवाद से जोड़ने का झूठा प्रयास किया गया था। सवाल यह भी है कि क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आइडेंटिटी इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी कि आतंकवाद के मसले पर खतरनाक सियासत से बाज नहीं आया गया। सवाल यह है कि क्या हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़कर लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। क्या हिंदू आतंकवाद गढ़ने की इतनी जल्दबाजी थी कि जो सबूत इकट्ठा करने थे मौकाए वारदात से उन सब में लापरवाही हुई। क्योंकि ये कोर्ट कह रहा है, ये कोर्ट कह रहा है कि जिस तरह से जांच की गई, ये कोर्ट का मानना है कि जो पूरा इलाका जहां पर ये धमाके हुए थे उसको कॉर्डन ऑफ करके वहां से सबूत ही ठीक से इकट्ठा नहीं किए गए। बेशक 2008 में मस्जिद के बाहर हुए ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन पूरी कोशिश कहां पर दिखी? जांच में राजनीति की दखलंदाजी दिखी, जांच को प्रभावित किया गया। सबूत आज NIA कोर्ट की फाइंडिंग में सामने आया। गौरतलब है कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदू आतंकवाद के नाम पर हुई साजिश के खिलाफ संसद में बड़ा बयान दिया था। कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। इसीलिए आज हम पूछ रहे हैं कि क्या भगवा आतंकवाद एक राजनीतिक साजिश है? हल्ला बोल में आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। – 2008 मालेगांव ब्लास्ट पर NIA कोर्ट का फैसला है। 7 के 7 आरोपी बरी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत उन 7 लोगों को कोर्ट ने बेदाग कहा, जिन्हें 17 साल तक आतंकवाद में शामिल होने का आरोप झेलना पड़ा। इसी के साथ UPA सरकार के दौर में भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी गढ़ी गई उसका झूठ पुरजोर तरीके से साबित होने का दावा हुआ। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत UPA सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म के वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे, ये हमारी मांग है। फैसले पर NIA कोर्ट के सामने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की प्रतिक्रिया थी। आज भगवा जीता, हिंदुत्व जीता। भगवा आतंकवाद का आरोप झूठा साबित हुआ। मुझे जांच में शामिल होने को कहा गया, लेकिन गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया। इसमें मेरा जीवन तबाह हो गया। मैं आज जीवित हूँ क्योंकि सन्यासी हूँ, लेकिन हर रोज मर मर कर जी रही हूँ। कोर्ट में प्रसाद पुरोहित का बयान था, मैं सैनिक हूं जो बिना शर्त अपने देश को प्यार करता हूं। मैं मानसिक तौर पर बीमार लोगों का शिकार हुआ।
एनआईए कोर्ट को अभिनव भारत संस्था की फंडिंग, साध्वी प्रज्ञा की बाइक में ही विस्फोट होने, कर्नल पुरोहित के द्वारा आरडीएक्स लाने और साजिश की बैठकों समेत लगाए गए किसी भी आरोप के सबूत नहीं मिले। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है, एक निर्दोष निकलने के बाद। सितंबर 2008 का मालेगांव ब्लास्ट मस्जिद के बाहर हुआ था। 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कुछ ही दिनों में प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत कुछ आतंकवादी लोगों को महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने गिरफ्तार कर लिया। मालेगांव ब्लास्ट में ये गिरफ्तारियां जब हुई, उससे पहले ये समझौता ट्रेन ब्लास्ट जैसे मामलों को लेकर आतंकवाद को हिंदुत्व से जोड़ने की दबे पांव कोशिशें शुरू होने लगी थी। आतंकवाद में हिंदुत्व के शामिल होने की ये थ्योरी राजनीति को रास आ रही थी। नवंबर 2008 में 26/11 हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के शामिल होने के सबूत होने के बावजूद उसे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समेत कुछ लोगों ने आरएसएस की साजिश करार देने की कोशिश की। बाद में नौबत यहां तक पहुंची कि 2014 में सरकार गंवाने से पहले हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को यूपीए सरकार के मंत्रियों ने ही आगे बढ़ाया। There is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। आज भगवा या हिंदू आतंकवाद कोई नहीं कहता, लेकिन दुखती रक्त तो है जिसे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संसद में उठाया है। आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। आज ये सवाल सही है कि मालेगांव 2008 का ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने किया, लेकिन आज जब राहुल गांधी से इसका सवाल पूछा गया तो वो जवाब देने से बच निकले। Look, please don't, sister, please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues. आतंकवाद का खतरा बड़ा तो है, लेकिन आतंकवाद पर राजनीति उससे बड़ा खतरा है। कम से कम मालेगांव ब्लास्ट पर एनआईए कोर्ट के फैसले का पहला निष्कर्ष तो यही है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, चरण सिंह सापरा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, इम्तियाज जलील, पूर्व सांसद एमआईएम के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आनंद दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट के। लेकिन बेहद खास मेहमान नॉमिनेटेड राज्यसभा सांसद उज्जवल निकम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगभग 30 साल का उनका करियर रहा है, वरिष्ठ वकील रहे हैं, और अगर मैं सही हूं उज्जवल जी तो लगभग 628 गुनहगारों को उम्र कैद की सजा और 30-35 से ज्यादा लोगों को फांसी की सजा एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में आपने दिलाई है। सांसद बनने के बाद आप पहली बार आज तक पर हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या हुआ इस केस में, कहां पर गड़बड़ी हुई? क्या एनआईए, क्योंकि आज कोर्ट ने जो बातें कही है सर वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। स्पॉट पंचनामा वाज फॉल्टी, मतलब जहां पर जो मौकाए वारदात है वहीं पर जो पंचनामा हुआ वो ही गलत किया। स्पॉट ऑफ द इंसिडेंट वाज नॉट इवन बैरिकेटेड, घेरा तक नहीं उस जगह को जहां घटना घटी थी। स्पॉट वाज कंटैमिनेटेड, यानी वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई, तमाम चीजें, और फोरेंसिक जांच को भी लेकर, और इसीलिए सभी लोग बरी हो गए हैं। आपको क्या समझ में आता है ऐसा पूरा बॉचिंग अप ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि आप 17 साल मामला चलता है और फिर जिनको आरोपी बनाया वही आरोपी नहीं साबित हुए? कैसे होता है ये? देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जांच एजेंसी, अगर कोई उनमें सॉलिडरिटी नहीं रहती है, एक वाक्यता नहीं रहती है,
तो इस प्रकार पॉलिटिकल प्रेशर से इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं तब ये गड़बड़ होती है। और जहां तक मैं इंडिपेंडेंट, ये मेरा ओपिनियन दे रहा हूं, जहां तक शुरुआत से भी ये आरोपी पकड़ने के बाद ही इसे धर्म के नाम से जुड़ा गया और एक नया फ्रेजोलॉजी हमारे देश में पैदा हुआ। और नया फ्रेजोलॉजी ये था कि सैफ्रॉन टेररिज्म। देखिए, आज तक मैं मानता हूं कोई भी आतंकवादी हो, उसे ना रेस रहता है, रिलीजन रहता है, ना कास्ट रहती है। फिर भी कुछ लोगों ने इसे इस तरह से जोड़ना, यानी डिवीजन ऑफ रिलीजन करना, मुझे लगता है एक बात गंभीर है। दूसरी बात, ये इस केस में जो थी, ये केस पूरी केस ये सर्कमस्टेंशियल सबूत से जुड़ी हुई थी और कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी साबित नहीं कर पाई और कई विटनेसेस ने तो हॉस्टाइल हुए हैं। और इसकी वजह है कि उन्होंने कोर्ट में भी साफ तौर पर कह दिया कि हमारा स्टेटमेंट जबरदस्ती से लिया गया, प्रेशर डाल के लिया गया, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अगर ये बात सच है तो मुझे लगता है कि ये बहुत शर्मनाक बात है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, क्योंकि इस प्रकार आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दर्ज करना और बस 15 साल के ऊपर केस चलाना, मेरे लिए मुझे लगता है कि ये उन पर अन्याय ही होगा। आपने अपने पहले ही जवाब में उज्जवल निकम साहब सैफ्रन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, जो शब्द पी चिदम्बरम साहब ने इस्तेमाल किया था, सुशील कुमार शिंदे जी ने इस्तेमाल किया था, उसका जिक्र किया। अब मैं आपके पास 4-5 ऐसे केस रखना चाहती हूं। हर एक केस का क्या हुआ? 2008 का मालेगांव ब्लास्ट, सभी 7 आरोपी अब आज बेदाग निकल गए। 2007 मक्का मस्जिद ब्लास्ट, सभी 5 आरोपी बरी। 2007 समझौता ब्लास्ट, असीमानंद समेत 4 आरोपी बरी। 2007 अजमेर दरगाह ब्लास्ट, असीमानंद, इंद्रेश कुमार सभी बरी। ये क्या कहता है? क्योंकि देखिए, विपक्ष तो ये आरोप लगाता है कि मौजूदा सरकार जांच को मतलब वाटर डाउन कर देती है, उसको धीमा कर देती है, सबूत नहीं दिखाती है। लेकिन मालेगांव एक का ही एग्जाम्पल ले तो लगभग एनआईए, उनके पास कितना था? 2008 का ये धमाका था, 2014 तक उनकी सरकार थी और उस समय सबूत किसने इकट्ठा किया? क्योंकि सबूत इकट्ठा करने पर ही कोर्ट ने प्रश्न खड़े किए हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो भगवा आतंकवाद है या नहीं है? और भगवा आतंकवाद क्या ढकने के लिए इस्तेमाल किया गया? जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी पहली, जो हम उसको एटीएस कहते हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जो मुंबई की है, महाराष्ट्र की है, उन्होंने, उनकी पुलिस जो अभी नहीं है, उन्होंने भी जल्दबाजी करके कह दिया था कि इस प्रकार ये आतंकवाद है, इस प्रकार से ये जुड़े हुए, आरडीएक्स इनकी यहां मिला है। तो मुझे लगता है कि ये कहां साबित नहीं कर पाए। अभी ये जरूर इस पर यह भी आरोप हो सकता है कि लेटर ऑन द प्रोसिक्यूशन है, ये एनआईए ने इन्वेस्टिगेट किया है, तो ये भी आरोप हो सकता है कि एनआईए ने ठीक तरह से केस नहीं चलाई। लेकिन इसमें कोई खोखला है, क्योंकि ये आरोप अगर कोई करता है तो मुझे लगता है कि ये आरोप खोखला इसलिए है कि इसमें उन लोगों ने अपने वकील भी लगाए थे जो प्रोसिक्यूशन को असिस्ट कर रहे थे, वो उस वक्त क्या कर रहे थे फिर। तो मुझे लगता है कि अभी ये फॉल्ट फाइंडिंग उन्होंने जो शुरू किया है, मुझे लगता है कि ये गलत है। 17 साल केस चलना और आरोपी की रिहाई होना, ये सिर्फ आरोपी के लिए नहीं लेकिन हमारे देश के लिए भी बहुत हानिकारक इसलिए है कि इस केस के माध्यम से कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए जो पॉलिटिक्स खेला है, वो बहुत गंदे तरह से पॉलिटिक्स खेला से मैं मानता हूं। अब देखिए, 2014 के बाद क्या हुआ उस पर भी चर्चा होनी चाहिए उज्जवल निकम जी, क्योंकि इसी दौरान जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी इस केस में, रोहिणी साल्यान, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उन पर दबाव है कि केस को मतलब ये किया जाए, लूज बनाया जाए या प्रोसिक्यूशन ना हो पाए। साध्वी प्रज्ञा बीजेपी की सांसद बनी, उनको टिकट मिला, इसको लेकर प्रश्न उठा कि सत्ताधारी पक्ष जो है उनका फेवर कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? 2014 के बाद क्या हुआ? देखिए, आप 14 की बात कर रहे हैं, मैं तो 2008 की बात कर रहा हूं। 2008 को कसाब को जो हमने फांसी दिलाई, कोर्ट ने दी, तो उसमें तो मैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर कर था। फिर भी जहां तक कसाब की फांसी के बारे में, कसाब की ट्रायल के बारे में पाकिस्तान ने कहीं शक नहीं पैदा किया था, पाकिस्तान ने कहीं सवाल नहीं खड़ा किया था,
लेकिन महाराष्ट्र में हमारे ही पॉलिटिकल एक पार्टी के कांग्रेस वाले वरिष्ठ नेता ने कहा कि कसाब की गोली से करकरे कामटे साळसकर नहीं मरे, तो एक आरएसएस का इंस्पेक्टर ने मारे और उज्जवल निकम को यह बात मालूम थी, उज्जवल निकम देशद्रोही है, इस पर इन्होंने राजनीति करना शुरू किया था। मुझे लगता है कि राजनीति करने वाले लोगों ने थोड़ा संभालना चाहिए, हम किस प्रकार की राजनीति करते से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार आप राजनीति करके आप दो कम्युनिटी में बंटवारा करना चाहते, ये गलत है हमारे देश के लिए। ठीक है, अब आप देखिए इस केस से तो आप जुड़े हुए नहीं हैं उज्जवल निकम साहब, लेकिन बहुत बड़े बड़े केसेस, मुंबई टेरर जो 93 वाला बॉम्ब ब्लास्ट था, वहां से लेकर गुलशन कुमार, प्रमोद महाजन, बहुत सारे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस, और कसाब को फांसी आपकी वजह से, मतलब आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, आपका जो काम है वो रंग लाया। कहां पर गड़बड़ हुई है, क्या लग रहा है, कहां पर, मतलब अब पिन पॉइंट करके आपने केस देखा होगा, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, कोर्ट का जजमेंट मैंने पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, पर कोर्ट ने यह बात साफ कह दी है कि प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू एस्टैब्लिश द चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस। पहली बात ये कोर्ट ने कहा। दूसरी बात कोर्ट ने कहा कि इन्होंने जो ये एक्ट लगाया था यूएलपीए, वो भी लगाना गलत है, ऐसा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। अगर ये बात सही है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो पहले जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी महाराष्ट्र की एटीएस, जिन्होंने एक चार्ज लगाया था, उस पर सवाल खड़ा किया है। तो मुझे लगता है कि इस केस के माध्यम से कई गंभीर सवाल खड़े हुए। पहला सवाल तो यह है कि राजनीति ने इस केस से एक सैफ्रॉन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद करके आप रिलीजियस से फॉलगेम किया गया है। दूसरी बात तो यह है कि कई ये जो अगर बात इनकी रिहाइश हुई तो छूट गए, तो उनके लिए जिम्मेदार कौन 17 साल के लिए? वो कह रहे हैं कि एक हमारा आर्मी का ऑफिसर उसमें आरोपी था। अगर वो कोर्ट ने कहा कि वो दोषमुक्त है, तो इसका मतलब है कि उसकी अरेस्ट भी एक विद अल्टीरियर मोटिव से उसकी की गई है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी शर्मनाक बात है। अल्टीरियर मोटिव से मतलब अब क्या होना चाहिए? नहीं, उनका अल्टीरियर मोटिव म्हणजे कुछ हेतु ने प्रेरित होके, दुष्ट हेतु से प्रेरित होके उसको अरेस्ट किया गया। इसका ये जजमेंट से अर्थ निकलता है, क्योंकि जज साहब ने स्पष्ट रूप में जजमेंट में कहा है कि देयर इज नो प्राइमा फेसी एविडेंस, कि शत्रुदर्शन ने कोई सबूत नहीं कि इनके इन्वॉल्वमेंट का। अगर ये बात सही है, और जो भी सबूत इकट्ठा किए वो ठीक तरह से प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं किए, ऐसा कोर्ट का कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उज्जवल निकम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि साफ शब्दों में वाकई कोर्ट ने कहा है नो एविडेंस दैट पुरोहित ब्रॉट आरडीएक्स, यानी कर्नल पुरोहित आरडीएक्स लेकर आए थे, इसका कोई सबूत नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने ही बॉम्ब असेंबल करके बनाया था। अब आते हैं जल्दी से तमाम मेहमानों पर। गौरव भाटिया जी, लेकिन आप लोग इस्लामिक आतंकवाद, जिहाद, ये सब बार बार कहते हैं, तो उन्होंने सैफरन टेरर कहा क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा लेकर, मतलब ये आरोप था कांग्रेस पार्टी की उस वक्त सरकार का कि हिंदुत्व का एजेंडा लेकर अगर कोई आतंकवाद करता है तो हम उसे भगवा आतंकवाद कह रहे हैं। आप भी तो धर्म से ही जोड़ते हैं। अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, और मुझे गर्व है कि हिंदू सबसे ज्यादा सहिष्णु होता है और आतंकवादी तो कभी नहीं हो सकता है। आज जो ये फैसला आया है, सही मायने में देखें तो फेक गांधीज का फेक नैरेटिव आज गिर चुका है। आज सबसे बड़ी चोट अगर किसी को लगी है तो वो नकली गांधी परिवार और जो कांग्रेस की उस वक्त की सरकारें थी उनको लगी है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। आपने कहा कि आप लोग भी कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद होता है। अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, 26/11 मुंबई ब्लास्ट हमला, अजमल कसाब, धर्म क्या था? 2001 पार्लियामेंट अटैक, अफजल गुरु, धर्म क्या था? 1993 बॉम्बे ब्लास्ट, याकूब मेमन, धर्म क्या था? बुरहान वानी, सुलेमान अफगान और जिब्रान पहलगांव में जिन्होंने आतंकी हमला किया, अभी उनको ढेर किया गया है, धर्म क्या था? और मैं चुनौती देता हूं, एक गृह मंत्री कांग्रेस का सुशील कुमार शिंदे, उसके बाद पी चिदम्बरम, जहां पे मुसलमान अभियुक्त थे उनको बदल के, और मैं आपको फैसले भी बता दूंगा कौन से, और वहां पे हिंदुओं को पकड़ के
वो निर्दोष है तब भी, और उनको फंसाओ। क्यों? आपको मालूम है, एक आर्टिफिशियल इक्विवेलेंस करना है अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। ये क्या है? ये है कि जब पूरे भारत और विश्व को पता है कि हिंदू सहिष्णु है और ये वोट बैंक साधते हैं, चाहे आतंकी भी हो, इस्लामिक धर्म का पालन करता हो या नहीं करता हो, तो उनको कैसे अपनी तरफ लाएंगे? हिंदुओं को आतंकवादी बता के। और क्या ये सही नहीं है जो आप अभी बता रही थी? समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ 2007 में, मालेगांव ब्लास्ट 2008 में और मक्का मस्जिद ब्लास्ट 2007 में। पहली विफलता इनकी कि ब्लास्ट होता है। दूसरा, हिंदुओं को फंसाया इसलिए जाता है क्योंकि हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस के हेडक्वार्टर में हुआ है। और तीसरी बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं, सब में एक्विटल हुआ, मतलब दोष सिद्ध नहीं हुआ, बाइज्जत बरी हुए। अब ये क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? 17 साल किसी जीवन के चले गए, आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी आज माफी मांगेंगे कि आपने ये हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया जो आज झूठा निकला है और पूरा देश आप पे थू-थू कर रहा है। ठीक है, चलिए सापरा साहब, अब आप मोर्चा संभालिए और ये तमाम हम दिखा रहे हैं डेटा, अल्टीमेटली तो कोर्ट की ही बात मानी जाएगी ना। और 2008 में आपकी सरकार थी सर, ये तो 5 बातें मैं ही बता रही हूं जो कोर्ट में कहा है कि स्पॉट पंचनामा गलत था, मौकाए वारदात से। अब ऐसा तो है नहीं कि उस वक्त एनआईए किसी के दबाव में था, अगर था तो आप ही बताएंगे। जो मौकाए वारदात है उसको बैरिकेड तक नहीं किया, वो स्पॉट कंटामिनेट होता रहा, मतलब उस पर छेड़छाड़ होती रही, लोग वहां पर चल रहे थे, घूम रहे थे। जो वहां से आर्टिकल्स मिले थे वो सारा जब फोरेंसिक्स किया गया तो पता चला कंटामिनेटेड है। तो ये सब तो आपकी गलती थी सर, क्यों नहीं आपने इसको ठीक से किया? अब वो कह रहे माफी मांगी आपने, सैफरन टेरर बोला, भगवा आतंकवाद बोला, माफी मांगिए। देखिए अंजना जी, माफी तो डबल इंजन की सरकार को मांगनी चाहिए उन मृतक परिवारों से जिनको आज न्याय नहीं मिला है। और जिस तरह से आपने बाकी के भी केस गिनाए, मालेगांव का दूसरा ब्लास्ट या अजमेर का ब्लास्ट या फिर मक्का मस्जिद का ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट, ये सारे किस्सों में कहीं भी जो मृतक परिवार हैं उनको न्याय नहीं मिला है। तो माफी भारतीय जनता पार्टी ने मांगनी चाहिए। जहां तक ये केस का सवाल है, मैं आपको बता दूं 2008 में ये हुआ वाक्य, उसके बाद में एनआईए को ये जांच सौंप दी गई 2012 के अंदर। 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई महाराष्ट्र और देश के अंदर, तब उसके बाद 2015 में आपने भी अभी कोट करके बताया, रोहिणी सैलियन जी का एफिडेविट दिया उन्होंने, जुबानी नहीं बोला था, कोर्ट के अंदर जज को एफिडेविट दिया उन्होंने और नाम भी दिया कि एनआईए के अधिकारी शिस्वे जो है वो मुझे इस पे स्लो डाउन होने के लिए कह रहे हैं। मुझे आदरणीय अभी उज्जवल उके जी बोल रहे थे, लेकिन उज्जवल निकम ने भी ये रोहिणी सालियन के मुद्दे पर उन्होंने भी कन्नी काट ली, वो भी पतली गली से निकल लिए, उन्होंने आपको उत्तर नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सच है जो रोहिणी सालियन ने लिखी है कि उनके ऊपर अगर दबाव था तो और किस तरह से दबाव चला या फिर किस तरह से एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन करी होगी। अगर वो रोहिणी सालियन को कहते हैं कि स्लो डाउन हो जाओ तो उन्होंने किस तरह से बाकी का इन्वेस्टिगेशन किया होगा, ये तो सबके सामने है। सापरा साहब, आप भी तो मेरे सवाल से कन्नी काट रहे हैं सर। मेरा भी पूरा नहीं हुआ। अगर सर पूरा कीजिए सर, आप ही से पूछ रही हूँ, एक मौका दे रही फिर इम्तियाज जलील। कन्नी काट रहे हैं सर, ये स्पॉट पंचनामा ही नहीं किया ठीक से। नहीं सैफरन टेरर बोलने की इतनी जल्दबाजी थी, भगवा आतंकवाद की इतनी जल्दबाजी थी सर कि बैरिकेड तक नहीं किया। जो वहां से सबूत इकट्ठा किया वो सब कंटामिनेटेड थे, ये एफएसएल की रिपोर्ट है जी। पहली बात तो भगवा आतंकवाद ये शब्द किसने दिया? ये आरके सिंह ने दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी बने और केंद्रीय मंत्री बने, उनका दिया हुआ ये शब्द है। और दूसरी बात, एनआईए को अगर ये जांच दी थी तो एनआईए को इसलिए थोड़ी जांच दी थी कि ये स्लो डाउन कर दो। एनआईए को जांच एटीएस से लेकर के इसलिए दी थी कि भाई आप इसमें और पुख्ता तरीके से इंक्वायरी करिए। और आरके सिंह ने जब जो आज कहते हैं कि हेमंत करकरे गुरुजी सापरा साहब, और जब उन्होंने पहली बार ये शब्द बोला आरके सिंह साहब, आरके सिंह का जवाब सर, आरके सिंह उस समय क्या थे? गृह सचिव थे ना, आप लोग सरकार में थे सर, डबल इंजन चल रही थी आपकी महाराष्ट्र और दिल्ली में। नहीं तो मैं भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन बता रहा हूं। जिसने ये वर्ड कॉइन किया उसी को आपने मंत्री बना दिया,
और फिर हेमंत करकरे के बारे में ये कहते हैं कि हेमंत करकरे तब एटीएस के चीफ थे, उन्होंने गलतियां की है। तो ये एक शहीद का अपमान है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा था, हेमंत करकरे मरे हैं मेरे शराब की वजह से। अरे वो शहीद हुए, एक शहीद हुए व्यक्ति को ये कहते हैं कि मेरे शराब की वजह से उसकी मौत हुई है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और अगर ये इतने उत्तेजित होते तो बता दें कि प्रदीप कुरुलकर कौन है, जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट है, उनका क्या आरएसएस से क्या रिश्ता है, ये बता दें। ध्रुव सक्सेना बीजेपी के पदाधिकारी नहीं थे क्या जो ठीक है, मैं लौट रही हूँ सेकंड राउंड में। इम्तियाज जलील साहब आपके पास आ रहे हैं। हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि अब देश में देखिए अयोध्या पर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तब उसको ओवैसी जी गलत कह देते हैं, नहीं रुक जाइए, तब उसको ओवैसी जी गलत कह देते हैं। कोई भी फैसला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनआईए कोर्ट कहीं का है, अब हम लोग सोच रहे हैं कि ओवैसी कोर्ट ऑफ इंडिया होना चाहिए, क्योंकि ओवैसी जी सीधा इससे इनकार कर रहे हैं। भाई जब इन्वेस्टिगेशन में सबूत ही नहीं इकट्ठा किया जाएगा तो कोर्ट तो उसी आधार पर किसी को सजा देगी या नहीं देगी ना। इम्तियाज जी देखिए, मेरी भी ख्वाहिश है अंजना जी, जैसी आपकी ख्वाहिश है कि ओवैसी जी इसको है तो एक अच्छे पद के ऊपर बिठाकर सारे देश के फैसले और सारे देश के जो इंसाफ की बातें हैं, जो नाइंसाफी देश के अंदर हो रही है, वो शायद ओवैसी साहब ही दूर करेंगी। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन अंजना जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि 17 साल के बाद हम यहाँ पर ये चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि वहां पे जो पंचनामा करना था वो पंचनामा गलत हुआ था करके। अभी कुछ दिन पहले जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था उसमें 19 साल तक 12 लोगों को जेल के अंदर रखा गया था। किस जाति के थे, किस धर्म के थे, किस मजहब के थे, आप छोड़ दीजिएगा उसमें। मैं तो आज तक यही समझ रहा हूं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इंडिपेंडेंट है, किसी सरकार के दबाव के अंदर काम नहीं करती। लेकिन अगर 19 साल के बाद अगर इन्हें बेकसूर अगर छोड़ दिया जाता है तो क्या सवाल ये उठता है कि ट्रेन के अंदर बम खुद से आ गया था? मालेगांव का आज जब फैसला आया था, जो 6 लोग बेकसूर नमाज के लिए जा रहे थे, उनकी जान चले गई, तो क्या आज हुकूमत उनको ये कहने वाली है कि किसी ने भी बम रखा नहीं था, आसमान से गिरा था बम और वो फुट गया और आप लोगों के घर वाले 6 लोग जो है वो बेकसूर मर गए हैं करके? आज दुनिया को हम ये संदेश दे रहे हैं, चाहे वो समझौता ब्लास्ट हो, मक्का मस्जिद ब्लास्ट हो, मालेगांव के 2006-2008 का ब्लास्ट हो, मुंबई का ट्रेन ब्लास्ट हो, और ऐसे बहुत सारे आतंकी मामलों के अंदर आज अफसोस इस बात का हो रहा है अंजना जी कि आज केस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आज बात इस बात के ऊपर हो रही है कि चिदम्बरम साहब ने क्या शब्द का इस्तेमाल किए थे, कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। क्या ये सच्चाई नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह? नहीं, इम्तियाज जी एक सवाल है, इम्तियाज जी को दिखाइए मेरे साथ। जलील साहब एक सेकंड, आप तो सांसद रह चुके हैं, एक सेकंड, इसके बाद मैं आनंद दुबे जी के पास आनंद। इम्तियाज जलील साहब, ओवैसी साहब बहुत केस ऐसे लोगों का उठाते हैं और अक्सर चर्चा करते हैं कि देखो इतने मुसलमान बच्चों को जेलों में बंद कर दिया है, वो इतने दिन के बाद उनका कन्विक्शन नहीं होता है, उनके सालों की भरपाई कौन करेगा? इतने साल वो जेल में रहे। अरे कर्नल पुरोहित के इतने सालों की भरपाई कौन करेगा? साध्वी प्रज्ञा के इतने सालों की भरपाई कौन करेगा? उनकी स्थिति आप देखिए, जो उनका अलेजेडली उनका दावा है कि उनका वहां पर टॉर्चर किया गया, उनकी तबीयत बहुत खराब हुई और वो व्हील चेयर पर आ गई, जो उन्होंने कहा है, एक बार उनके लिए भी बोल दीजिए। इम्तियाज साहब। अच्छा, ये मेरे लिए है सवाल। हाँ। देखिए अंजना जी, मैं साध्वी प्रज्ञा सिंह के परिवार, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के परिवार को कई मर्तबा मैंने एज ए पत्रकार की हैसियत से मैं मिल चुका हूँ। मैंने उसके छोटे बच्चे को देखा हूँ कि किस तरीके से वो बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज इनके ऊपर जो निर्दोष ये साबित हुए हैं तो इनके गुजरे हुए साल कौन देगा करके। तो यही सवाल मैं आपसे बार बार यही कर रहा हूँ कि कौन कर रहा है ये धमाके, ये आतंकी हमले कौन कर रहा है? जो देश की सबसे सुप्रीम एजेंसी, जिसको हम नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए इस मकसद से बनाया था कि हमें टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं उसका पर्दाफाश करे, टेरर एक्ट को हम एक्सपोज करे, अगर वो ही अगर खामोश बैठ के तमाशा बनकर आखिर में 17 साल 19 साल के बाद ये फैसला दे रही है कि नहीं साहब वो पंचनामा गलत हुआ था करके, तो हम इन लोगों को निर्दोष कर रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है, आप इसका जवाब सभी पैनलिस्ट से ले लीजिएगा। ठीक है, गौरव जी देंगे, दुबे जी से जल्दी से एक जवाब लेते हैं, दुबे जी से लेते हैं। हालांकि आपको बता दें अभी एनआईए कोर्ट का फैसला आया है और इससे जो ऊपर की अदालतें हैं वहां पर भी ये केस जरूर जाएगा, वहां से क्या फैसला अंत में आता है
वही सर्वमान्य होगा। लेकिन अभी जो बातें हैं उसमें कर्नल पुरोहित हो, साध्वी प्रज्ञा हो, ये सब कह रहे हैं कि हमारे ये साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। आनंद दुबे जी, तब कहां थे आप लोग? तब तो हमको लगता है इधर ही थे, इन्हीं लोग के साथ थे, बीजेपी वालों के साथ। अब क्या पलट के जो गए हैं तो क्या साथ दिमाग भी, दिल भी बदल गया है? नहीं नहीं, नमस्ते अंजना जी। किसकी गलती है दुबे जी? सबसे पहले तो आज जो एनआईए के कोर्ट आदरणीय ने जो निर्णय दिया है, हम उनका स्वागत करते हैं कि 7 लोग जो 17 साल से निर्दोष होने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज आदरणीय कोर्ट ने उनको निर्दोष बरी किया है। उन्होंने जो सहा, जो झेला, आज उनका भावुक चेहरा भी टीवी के माध्यम से लोगों ने देखा है। देखिए अंजना जी, हमने उस समय भी भगवा आतंकवाद शब्द का विरोध किया था और आज भी कर रहे हैं और जीवन भर करते रहेंगे, क्योंकि हमने बचपन से देखा है कि हम सनातनी लोग हैं, हम हिंदू लोग हैं, हम सहिष्णु हैं, करुणा के सागर उदार हैं ही हैं। लेकिन बचपन से हमने भगवा को सूर्य भगवान के रूप में देखा, राम भगवान के वस्त्र के रूप में देखा, और हमने हमेशा अपने देवी देवताओं को, अपने साधु संतों को, ऋषि मुनियों को भगवा में देखा। तो भगवा कभी आतंकवाद या भगवा कभी हिंसा की बात तो नहीं सिखाता, ये तो गारंटी के साथ देश को भी पता है और हम इस पर बात भी कर सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 17 साल केस चला, जिसमें 6 साल यूपीए रही। दुबे जी, मैं तो कह रही हूँ एक बार संजय राउत जी से आप मिल लीजिए। मुझे नहीं पता आप पिछली बार कब मिले थे, लेकिन उनके साथ बैठ के एक बार फैसला कर लीजिए। कल वो ऑपरेशन महादेव नाम रखने पे, शिव शक्ति सिंदूर नाम रखने पे कह रहे थे ये लोग देखो हिंदू हिंदू, ये लोग रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप यहाँ पर आकर हिंदू हृदय सम्राट की बातें करने लगते हैं दुबे जी। अरे मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसके नेता हिंदू हृदय सम्राट केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया के लिए हिंदुओं के नेता रहे, एक संदेश देकर गए कि हिंदू जो है वो हिंदू सहिष्णु है या हिंदू हिंदुस्तान में बहुसंख्यक है। इसीलिए तो हमारा भारत बहुत प्यारा भारत है, क्योंकि हिंदू जो है वो कभी भी हिंसा की बात नहीं करता, नफरत की बात नहीं करता। अच्छा ठीक है, तो आनंद दुबे जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए सैफरन टेरर बोलने के लिए, भगवा आतंकवाद बोलने के लिए। उस समय हमारे नेताओं ने पुरजोर अभी का बताइए ना सर, 2025 का। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। क्या कल भी कहा था, आज भी कहा, कल भी कहा कि भगवा आतंकवाद का हम निषेध करते। अगर कोई ऐसा कहता है कि भगवा आतंकवाद नाम की कोई चिड़िया है तो हम उसका विरोध करते रहेंगे जीवन भर। देखिए विषय यहाँ पर ये नहीं है, विषय यहाँ पर ये है कि अगर कोई निर्दोष को जबरदस्ती आपने जेलों में ठूस रखा है 16-16, 17-17 साल, और आज उसको अगर एक प्रकार से उसको राहत मिली है, न्याय हुआ है, तो उसमें तो सत्यमेव जयते कहेंगे ना, क्यों नहीं कहेंगे भाई? इसमें कौन सी राजनीति है? इसमें कोई राजनीति हमें करनी इसका जवाब सापरा साहब देंगे। सापरा साहब सोच रहे हैं कि अब क्या करें, मतलब ये हमारे ही ऊपर बरस पड़ रहे हैं। अब रुकिए, अब सापरा साहब को थोड़ा सा समझने दीजिए क्या बोलना है। गौरव जी जल्दी से जवाब दीजिए जो तमाम सवाल सापरा साहब ने उठाए, क्योंकि उसमें वो रोहिणी साल्यान की भी बात कर रहे हैं, जिन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, गो सॉफ्ट। उन्होंने आरोप लगाया था कि एनआईए को कहा गया है गो सॉफ्ट। दोनों बात। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता हिंदू आतंकवाद जो इन्होंने आविष्कार किया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, उस शब्दावली के साथ खड़े हैं। चुनौती देता हूं, एक बार कह के दिखाएं इस्लामिक आतंकवाद, जो कि विश्व में हर कोई जानता है कैसे फैल रहा है। लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, जो मंत्री होता है ना विभाग का, जो पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, वो अपने गृह सचिव को बताएंगे कि सरकार की नीति क्या है। गृह सचिव नहीं बताता है मंत्री को कि क्या नीति है। ये कांग्रेस हेडक्वार्टर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ही बनाया हिंदू आतंकवाद। और एक तथ्य मैं और बता देता हूं, पी चिदम्बरम जी ने, गृह मंत्री थे, अगस्त 2010 में कहा हिंदू आतंकवाद, और आरके सिंह जून 2011 में गृह सचिव बने। अब आप मुझे बताइए मंत्री क्यों बना दिया गौरव जी? गौरव जी मंत्री क्यों बना दिया? ऐसे ही आ जाते हैं बिना तैयारी के। गौरव जी मंत्री क्यों बना दिया फिर उन्हें? मंत्री तो आपने बनाया, यूपीए ने थोड़ी बनाया। मैं आपको चलिए मैं अंजना जी उत्तर दे देता हूं। आपको मैं बताता हूं, कोई भी आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो या सेना का अधिकारी हो, अगर सरकार कुछ तय करेगी तो ये उसका कमिटमेंट है कि उन आदेश का, उस नीति का पालन होगा। ये जान लीजिए पहले तो। लेकिन मैंने उत्तर दे दिया। हो सकता है कि आप मुझसे प्रश्न पूछना चाहती थी, मैंने उसका भी उत्तर दे दिया। अब दूसरी बात इन्होंने करी रोहिणी साल्यान की। 2 तथ्य आपको नहीं बताए। रोहिणी साल्यान एनआईए की वकील थी। जब उनको हटाया गया उसके बाद उन्होंने आरोप लगाए
जब दबाव बन रहा था और वो वकील थी तब क्यों नहीं लगाए? और ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में उठाया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया कि किसी भी एग्जीक्यूटिव या सरकार ने उन पे कोई दबाव बनाया है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं और इसको समझिएगा। समझौता एक्सप्रेस में क्या हुआ, अमेरिका के गृह विभाग ने कांग्रेस की सरकार को बताया आरिफ कासमानी एक पाकिस्तानी है, उसने ये कराए हैं ब्लास्ट। तो कांग्रेस ने उसको छोड़ के हिंदू आतंकवाद को आगे बढ़ाने के लिए निर्दोष हिंदुओं को पकड़ लिया। मालेगांव ब्लास्ट जो 2006 में हुआ था, पहले 9 मुसलमान पकड़े गए थे, लेकिन उनको छोड़ के 4 हिंदुओं को दिखाया गया कि ये लोग हैं जो कि दोषी हैं। अब आप मुझे बताइए कैसे अपना स्टैंड बदलते थे। और इन्वेस्टिगेशन पे एक बात बता दूं, जब विवेचना होती है अंजना जी, तो कोई भी मुलजिम छूटे ना और कोई निर्दोष पकड़ा ना जाए। लेकिन गुनाहे अजीम किया है कांग्रेस की सरकार ने। जो मुलजिम हैं वो तो छूट गए और जो निर्दोष हैं उनकी जिंदगी के 17 साल ले लिए। एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर की जिंदगी खराब कर दी और उसके बाद भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी माफी नहीं मांग रहे हैं। और मैं पुनः चुनौती करता हूं हिंदू आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाले पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, राहुल गांधी, जिन्होंने कहा था कि हिंदू संगठन लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक है, विकीलीक्स में आया था। अब आप मुझे बताइए एक बार क्या इस्लामिक आतंकवाद बोल पाएंगे? सापरा साहब जवाब देंगे। नहीं तो कह रहे हैं इस्लामिक टेररिज्म बोल पाइएगा, बोल के सुनाइए। और दूसरा देखिए, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता है। सवाल ये नहीं है, सिर्फ इस इन्वेस्टिगेशन का नहीं है, भगवा आतंकवाद जैसा शब्द क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए नहीं बनाया गया था? सीधा सवाल है सापरा साहब। नहीं देखिए, पहले तो जो रोहिणी सैलियन के बारे में जो इन्होंने कहा, मैं आपको बता दूं कि रोहिणी सैलियन ने ये जो एफिडेविट देने के बाद में भी ये एफिडेविट दिया 2015 में, 2017 में उन्होंने वो एनआईए के केस को छोड़ा और 2015 में एफिडेविट में ये भी लिखा था उन्होंने कि मैं इस केस को आगे चलाना नहीं चाहती हूं, मैं इसमें रहना नहीं चाहती हूं, और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया था। तो आप अपना जो चीजें हैं वो सीधी कर लीजिए। दूसरी बात ये बताएं कि अभी तो ये निर्णय तो कोर्ट का आ गया है, एनआईए की कोर्ट का, क्या डबल इंजन की सरकार अपील में जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं, एक मिनट, अपील में जाएगी कि नहीं जाएगी ये बताइए। दूसरी बात ये बताइए कि आप हमारे 5 साल गिन रहे हैं 2008 से लेकर 2014 तक के, लेकिन आप अपने 11 साल नहीं बता रहे कि जिस 11 साल के अंदर एनआईए आपके अंदर में थी, एनआईए आपके अंदर में थी। अब शांत हो जाइए, आपके बीच में नहीं बोला था। गौरव जी लेट हिम कंप्लीट। गौरव बीच में नहीं बोला था। गौरव जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट। ना सापरा साहब, सैफरन टेरर बोलने में जो जल्दबाजी दिखी वो आज तक इस्लामिक टेरर बोलने में क्यों नहीं दिखी? आपके किसी नेता ने बोला है क्या? आप तो छोड़िए, आप पता नहीं बोलिएगा नहीं बोलिएगा। सवाल पूछिए। नहीं, मेरा सीधा कहना यही है कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई जात नहीं होती। ये आप मेरे से अभी लिख करके भी ले सकती हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर कोर्ट कहता है कि एनआईए ने ठीक तरह से कार्रवाई नहीं की है, तो जो लोग अधिकारी कार्रवाई कर रहे थे, तो क्या वो अधिकारियों पर आप कार्रवाई अभी करेंगे? डबल इंजन की सरकार तो आपकी है ना। बताइए, जिन्होंने इस केस के अंदर एनआईए कोर्ट ने यही कहा ना कि इसमें ढिलाई बरती गई है, तो जो ढिलाई के लिए जवाबदार है उनके ऊपर एक्शन लेंगे। ये मेरा दूसरा प्रश्न। और अंजना जी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी तरह से कुछ ना कुछ करते जाएंगे। सवाल ये है कि ये ट्रंप ने जो कल किया है उससे अपना ध्यान भटकाना चाहते हैं। ट्रंप का जो एक तरफा प्यार नरेंद्र मोदी और ट्रंप का चल रहा था, जिसमें इनको धोखा मिला है, ये ट्रंप के गले मिल रहे थे, हमें 25% टैरिफ मिल गई, हाँ, और उसके ऊपर अब पेनल्टी कितनी लगेगी पता नहीं। इनकी अर्थनीति, इनकी रक्षा नीति, इनकी विदेश नीति, ये सारी चीजें जो है ये लच्चर और लाचार है। ये लच्चर और लाचार सरकार जो है वो खाली ध्यान भटकाना चाहती है इस विषय को लेकर के। ये मेरा आरोप है। आपका यही सवाल एग्जैक्टली मैं उनसे पूछूंगी, मैं एग्जैक्टली यही सवाल उनसे पूछूंगी। लेकिन उससे पहले भगवा आतंकवाद आपके गृह मंत्रियों ने कहा, बोल रहे थे, अब मैं भी बोलूंगा। इस्लामिक आतंकवाद क्यों नहीं? सापरा साहब, हमारे गृह मंत्री अभी तो हमारी सरकार नहीं है,
आज जो एनआईए की कोर्ट ने कहा है कि ये मामले में तहकीकात ठीक से नहीं हुई है, वो चाहे 2008 में नहीं हुई हो ठीक से या आज नहीं हुई हो, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जो मृतक परिवार है उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये डबल इंजन की सरकार इसी तरह से बॉल खेलती है। वो तो इस्लामिक आतंकवाद कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि 25% टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इस मुद्दे से भटकाने के लिए आज ये मुद्दा आप लोग उछाल रहे हैं। हाँ। अब अंजना जी, कभी कभी मुझे ना शर्म आने लगती है कि हम लोगों को ऐसे प्रवक्ताओं से चर्चा करनी पड़ती है, बेतुके सवालों के उत्तर देने पड़ते हैं। इसको पर्सनल भारत का न्यायालय इंतजार कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएंगे और ये फैसला हम दे देंगे। एक मिनट शांत करा लीजिए, शांत कराइए। ये आपको शर्मिंदा होना बहुत जरूरी है। और पेनल्टी कितना लगेगी, पेनल्टी कितना लगेगी ये पता नहीं है। आप गले मिल गए इनको चुप कराइए। अब 25% तारीफ गले पड़ गई ना, भारत के गले पड़ी ना। अब प्लीज जब तुम मेरे बीच में बोल रहे थे तब क्या था? राहुल गांधी के प्रवक्ता हो, राहुल गांधी जैसी बातें। सापरा साहब आपने भी बीच में बोल लिया, अब बीच में बोल लिया, अब जवाब लेते हैं। राहुल गांधी जैसी बातें, ये सब बातें आप करोगे, मैं भी कहूंगा। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो अगर हमारी न्यायपालिका के ऊपर इस तरह का सवाल किया जाएगा कि बाहर से कोई नियंत्रित करता है, क्या न्यायपालिका ने फैसला आज इसलिए दे दिया क्योंकि ट्रंप ने कल टैरिफ लगाया? ये तर्क है कांग्रेस के प्रवक्ता का। ऐसा तर्क केवल राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता दे सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, तुष्टीकरण की राजनीति क्या होती है। सुनिए, प्लीज शांत करा लीजिए अंजना जी, प्लीज शांत करा लीजिए। एनआईए पे कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे ये बताइए ना। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा था ना मेरे बीच में बोलने का। ठीक है मैं बताऊंगा अगर आप चुप होंगे। सापरा साहब हो गया, अगर आप चुप होंगे तो मैं बताऊंगा। सापरा साहब हो गया। जी चलिए बोलिए गौरव। चलिए अंजना जी, देखिए इनको एलिमेंट्री लीगल नॉलेज नहीं है, विधिक जानकारी भी नहीं है। 2008 में हमला हुआ, सरकार इनकी थी। एटीएस ने वहां पे जो स्पॉट था उसको बंद नहीं किया, जो वहां पे एविडेंस था उसको खत्म करवा दिया। और यही बात आज न्यायालय ने कही है। तो आईना दिखाया है इनको, कमियां रही इनकी, विफलता है इनकी। निर्दोषों को पकड़ लिया, जो गुनहगार थे उनको छोड़ दिया, और यहां पे बैठ के कह रहे कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए सोनिया गांधी पे, पी चिदम्बरम पे, सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी पे, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया। दूसरी बात, मैं एक तथ्य रख के अपनी बात खत्म करूंगा। मैं आपको तुष्टीकरण की इनकी राजनीति बताता हूं। अफजल गुरु ने मर्सी पिटीशन फाइल करी 2006 में राष्ट्रपति के सामने। 6 साल तक मर्सी पिटीशन डिसाइड नहीं करी, क्योंकि अफजल गुरु जो आतंकी था उसका धर्म देख के नहीं चाहते थे कि उसको फांसी की सजा हो। और इसलिए मैं कहता हूं, जिसे जाकिर नायक में शांति का मसीहा दिखाई देता है, जो आतंकियों को अपना मानता है, वो क्या भारत के साथ वफादारी करेगा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए छोटा सा, बाकी दोनों इंतजार कर रहे हैं। मैं उत्तर आ रही हूं दुबे जी, आ रही हूं। देखिए, क्योंकि ये पीछे के इतिहास में गए हैं, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनकी पार्टी का इतिहास है। मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान मिला था, और एल.के. आडवाणी साहब गए थे मजार पर, जिन्ना की मजार पर जाकर के माथा टेका था। किताब में लिखा था कि जिन्ना सेक्युलर लीडर है। नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने के समय उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था, बाद में उसके जन्मदिन पर चले गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, फिर आपने रेड कारपेट वेलकम दिया उनको, पठानकोट के अंदर आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम दिया। अब फिर बीच में बोलोगे। आसिया अंद्राबी को ये बताओ कि जम्मू कश्मीर में जब आपकी सरकार थी, पोस्टर गर्ल क्यों बनाया आपने? ये बताइए ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोस्टर गर्ल तो आप ही ने बनाया ना, तो शर्म आपको नहीं आनी चाहिए। बताइए ध्रुव सक्सेना कौन है, बताइए प्रदीप कुरेलकर कौन है, क्या उनके कनेक्शन नहीं है? आप ये बताइए कि ज्योति मल्होत्रा जो यूट्यूबर पकड़ी गई, उसके बीजेपी के नेताओं के साथ में क्या कनेक्शन है? अरे कनेक्शन आतंकवादियों से, आतंकवादी संगठनों से आपके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो श्रीनगर के अंदर कॉर्पोरेटर का चुनाव भी लड़े, आपके पद पर रहते। दुबे जी साथ नहीं दे रहे आपका, सापरा साहब। दुबे जी भी कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद बोलना गलत था। दुबे जी, अंजना जी, हाल ही के कुछ दिनों में 2-3 फैसले आए हैं सामने। एक मुंबई के ब्लास्ट जो 2006
एक मिनट सप्रा साहब, हाल के कुछ दिनों में कुछ फैसले आए हैं जिस पर केंद्र सरकार को बहुत ही मुस्तैदी से काम करना होगा। एक 2006 में जब हमारे मुंबई के ब्लास्ट हुए, 19 साल के बाद फैसला आता है कि 12 लोग निर्दोष हैं। एक 2008 के केस में आज फैसला आता है कि इसमें से 7 लोग निर्दोष हैं। और एलजी साहब ने कहा था कि पहलगाम में जो हमला हुआ है वो हमारे खुफिया एजेंसियों की एक लापरवाही थी, हमारे अधिकारियों की। इन तीनों ही केस में वो अधिकारी जो शुरू से लिप्त हैं, उन पर कार्रवाई गौरव भाटिया जी की सरकार कैसे करेगी, कब करेगी, देश के सामने न्याय कब प्रस्तुत होगी, इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम गौरव जी आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो तीनों केस हुए हाल के दिनों में, क्या आपकी सरकार इसको कड़ाई से फिर लड़ेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस पर चर्चा होगी? क्या जो अधिकारी, अरे तो सरकार में आप बैठे हैं, आपके पास ताकत है, तो हम प्रभु किससे पूछेंगे? हम उसी से पूछेंगे ना जो ताकतवर है। इम्तियाज जलील जी, आज सापरा जी बहुत हैरान है। आज समझ गए हाई स्पीड यू टर्न लिया है दुबे जी ने। दुबे जी ने शो के बीच में हाई स्पीड यू टर्न लिया है, कहीं से मैसेज उसे आया है इनको। इम्तियाज जलील साहब, लेकिन बात इंसाफ का है, मामला बहुत गंभीर है, और वो ये है कि जस्टिस न सिर्फ डिलेड बल्कि जस्टिस डिनाइड भी है। अगर कोई नहीं है, मतलब किसी ने वहां धमाका नहीं किया, किसी ने वहां आतंकी हमले को अंजाम नहीं दिया, तो कसूरवार कौन है इसका? क्योंकि अब आपको देखना होगा कि शुरुआती में अगर किसी भी केस को आप ले लीजिए, हाई प्रोफाइल जितनी भी क्रिमिनल केसेस रहती हैं या टेररिज्म की केसेस रहती हैं, शुरुआती बॉचिंग अगर हो गई इन्वेस्टिगेशन की तो मुश्किल होता है। अंजना जी, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि जिस तरीके से 2006 का जजमेंट आया, सभी राजनीतिक पार्टियां, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी, उद्धव ठाकरे सेना भी थी, अजीत पवार की एनसीपी भी थी और दूसरे पक्ष भी थे, सभी ने ये कहा कि ये जो 12 लोग ट्रेन ब्लास्ट के अंदर निर्दोष पाए गए हैं, ये जजमेंट हमको कबूल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार दौड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में चले गई कि ये हमें मान्य नहीं है करके। अगर यही तर्क अगर लगाया जाए कि 17 साल के बाद अगर ये फैसला आता है कि साहब ये इसके अंदर सभी लोग निर्दोष है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना जिस तरह ट्रेन ब्लास्ट के मामले में सड़क के ऊपर आकर चिल्ला रही थी, उनकी वर्षा गायकवाड़ हो जाए या प्रियंका चतुर्वेदी, कम से कम उन परिवारों का अधिकार तो जरूर है जिन्होंने अपने 6 लोगों को खोया था, कि उनको इस मामले में इंसाफ मिले। लेकिन ये केस भी राजनीति में धर्म की आहुति झेलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल, चलते चलते आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हमने की एक्सक्लूसिव बातचीत। मुगलों के चैप्टर को बदलने से लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर आने वाले चैप्टर, SC, ST, OBC की सीटों पर क्यों नियुक्तियां रद्द हैं या फिर नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, इन सब पर अनेकों सवाल उनसे दागे गए हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू 7:30 बजे जरूर देखिएगा आज तक।